सुप्रभातम छात्रों, आज हम लोग संधि के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम लोग संधि प्रकरण में परिभाषा इत्यादि पर आए, हम लोग को संधि के विषय में समझना है कि आखिर संधि है क्या। तो आइए परिभाषा से पहले हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कोई भी शब्द मैंने लिखा कि राम जोड़ अनुजः, मान लीजिए, तो ये जो जोड़ है इन दोनों के बीच संधि होगी। अब इसमें है क्या क्या, रहलंत आ, मोहलंत अ, योग अ, नौहलंत उ, जहलंत अ और विसर्ग, यही है। तो प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है ये अ, और द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है ये अ, हमेशा इन्हीं दोनों के बीच संधि होती है। ये जरूरी नहीं है कि राम और अनुजा, कोई और भी शब्द ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि ये कोई वर्ण है, प्रथम पद में 5 वर्ण हैं और द्वितीय पद में 6 वर्ण हैं, मान लीजिए, कुछ भी हो सकता है। तो प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है ये कुछ भी हो, और द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है ये, हमेशा इन्हीं दोनों के बीच संधि होगी। और इसी को, इन्हीं दोनों वर्णों को बोलते हैं संयोगी वर्ण। आइए अब परिभाषा समझते हैं। दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार अर्थात परिवर्तन को संधि कहते हैं। वही अत्यंत संयोगी यही हुआ, ये दोनों वर्ण जब मिलेंगे कुछ परिवर्तन होगा, उसको संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संक्षेप में समझ लेते हैं कि स्वर संधि में ये वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, ये दोनों जो होगा, ये दोनों ही स्वर होगा, ये दोनों ही स्वर वर्ण होगा। स्वर वर्ण आप लोग जान चुके हैं कौन कौन से होते हैं। व्यंजन संधि, इसमें हलंत वाले वर्ण होंगे, और विसर्ग संधि में इन दोनों के बीच विसर्ग रहेगा, ये विसर्ग। तो फिलहाल हम लोग स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि की परिभाषा मैंने संक्षेप में आपको समझा दिया है। स्वर संधि में क्या होगा, ये वर्ण भी स्वर होगा और ये वर्ण भी स्वर होगा। स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयाधि संधि। तो आज हम लोग दीर्घ संधि को पढ़ते हैं। दीर्घ संधि में कुछ खास गुण होते हैं, कुछ खास लक्षण होते हैं। गुण के अलग नियम है, यण के अलग नियम है, वृद्धि के अलग नियम है, अयाधि के भी अलग नियम है। आइए दीर्घ संधि, सूत्र का नाम है, सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः। अक का सवर्ण दीर्घ हो जाता है। अक क्या है, तो अक प्रत्याहार है। अक प्रत्याहार के अंतर्गत ये 5 वर्ण आते हैं। कौन, अ ई उ रील री, अ ई उ रील री। ये 5 वर्ण जहां आपको दिखेंगे वो सवर्ण संधि हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले समझते हैं कि सवर्ण किसको कहते हैं। ये अ और आ, ये दोनों सवर्ण है। ये ई और दीर्घी, ये दोनों सवर्ण है। ये उ और ये दीर्घ उ, ये दोनों सवर्ण है। ये री और ये री, ये दोनों सवर्ण है। लरी का प्रयोग आपको सामान्य तौर पर व्याकरण में नहीं दिखेगा। षष्ठ वर्ग के कक्षा स्तर पर तो विशेष रूप से नहीं दिखेगा।
अब देखिए, अ जोड़ औ, आ, और अ दोनों सवर्ण है, आ हो गया, दीर्घ हो गया, ये ह्रस्व, ये ह्रस्व, ये अल्टीमेटली दीर्घ हो जाएगा। अक का सवर्ण दीर्घ हो जाता है। अब इधर आ रहे तो भी दोनों दीर्घ है, तो भी यहाँ पर दीर्घ ही होगा आ। इधर ह्रस्व है अ और इधर दीर्घ है आ, तो भी दीर्घ ही होगा। और इधर दीर्घ है आ और इधर ह्रस्व है अ, तो भी दीर्घ होगा। वही प्रक्रिया ई के साथ भी होगी। ह्रस्व ई, ये सवर्ण होकर दीर्घ ई, दीर्घ ई प्लस ई, ये दोनों दीर्घ है तो भी दीर्घ ई ही हो जाएगा। दोनों को हटा के ये दीर्घ ही होगा। इधर ह्रस्व ई और इधर दीर्घ ई, तो भी दोनों के स्थान पर दीर्घ ई। इधर दीर्घ ई हो, इधर ह्रस्व ई हो, तो भी दोनों के स्थान पर दीर्घ ई एक ही होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। नदी जोड़ ईशः। अब देखते हैं नदी में है कौन कौन से वर्ण। नौ हलंत। नदी में कौन कौन से वर्ण है? नौ हलंत है। नौ में नौ हलंत और औ। दी में दो हलंत और दीर्घ ई। और ईशः में ई, शह में श हलंत और औ और विसर्ग। तो नदी का ई और ईशः का ई, ये दोनों ही दीर्घ है, ये दोनों ही सवर्ण है। दोनों के स्थान पर एक आदेश होता है, वो होता है ई, दीर्घ ई। अब इधर नौ हलंत था, लिख दिए, औ था, लिख दिए, दो हलंत था, लिख दिए। इन दोनों के स्थान पर एक दीर्घ ई आदेश हुआ है, इन दोनों के स्थान पर ये ई आ गया। अब इधर श हलंत था, लिख दिए, औ था, लिख दिए, विसर्ग था, लिख दिए। अब नौ हलंत और औ, नौ, दो हलंत और ई, दी, श हलंत और अ, श, और विसर्ग है, विसर्ग लिख दिए। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। भानु जोड़ उदीहा। भानु में कौन कौन से वर्ण है? भा में क्या है? भ हलंत और आ, भा, ठीक। नु में क्या क्या है? नौ हलंत और उ, ठीक। जोड़ का चिन्ह है, जोड़ दे दिए। उदीहा में क्या क्या है? उ, ठीक। दो में क्या है? तो दो हलंत और ओ। य में क्या है? तो य हलंत और ओ, और विसर्ग है तो विसर्ग लिख दिए। अब देखिए, प्रथम पद का अंतिम वर्ण ये उ और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण उ। इन दोनों के स्थान पर एक ये स्वर है, ये भी स्वर है, दोनों सवर्ण है। अक है तो अक का सवर्ण दीर्घ हो जाता है। इन दोनों के स्थान पर ये दीर्घ ऊ हो जाएगा। और इधर जो था वही लिख देंगे। ये भ हलंत था, भ हलंत ही लिखेंगे। ये आ था, आ ही लिखेंगे। ये नौ हलंत है, नौ हलंत ही लिखेंगे। अब इन दोनों के स्थान पर ये ऊ और ऊ सवर्ण दीर्घ होकर ऊ दीर्घ ऊ बन गया है। अब ये दो हलंत है, दो हलंत ही लिखेंगे। अ है तो अ ही लिखेंगे। य हलंत है तो य हलंत ही लिखेंगे। अ है तो अ ही लिखेंगे, और विसर्ग है तो विसर्ग ही लिखेंगे। हूबहू उतार दिए। अब फिर से वर्ण संयोजन कर देंगे। भ हलंत और आ, ये बना भा। नौ हलंत और ऊ, ये बन गया नू। दो हलंत और अ, ये द। य हलंत और अ, ये य, और विसर्ग है तो विसर्ग, भानुदयः। इसी प्रकार से दक्षिण जोड़ अरण्यः। दक्षिण जोड़ अरण्ये, इसको आप बना सकते हैं। आप बना सकते हैं अधि जोड़ ईश्वरः। ध्यान रखिए, हमेशा इसी प्रोसेस से बनाइए। इसी नियम से बनाने पर आपको अशुद्धि की संभावना बिल्कुल नहीं होगी। धन्यवाद।